सुरुचि जी, हम आपको बहुत ही क्लियरली सुन पा रहे हैं जी। सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड जैसे कि राहुल जी ने बताया, अब हम लोग एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि निवेश की एप्लीकेशन में कौन कौन से हिडन फीचर्स हैं। जैसे कि हमने अभी कैलकुलेटर की बात की, तो वो आप कहाँ से यूज कर सकते हैं, या ऐसे कौन से इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। सो आई एम श्योर आप सभी ने निवेश का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा। इन केस नहीं किया है तो आप तुरंत ही अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जब भी आप एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का एक स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें आप लॉगिन करते ही डैशबोर्ड पेज पे आते हैं। अब डैशबोर्ड पेज के अंदर क्या होता है, आपका पूरा यहाँ पे बिजनेस का समरी दिखाई देता है। बिजनेस का समरी एज इन कि आपने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है, आपका कितना म्यूचुअल फंड्स में एयूएम बन रहा है, कितना बॉन्ड्स में बन रहा है, या कितने भी अन्य प्रोडक्ट्स हैं उन सब में आपका कितना कितना एयूएम बन रहा है। आप पूरा बिजनेस को अपने डैशबोर्ड से ट्रैक कर सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले एसआईपी से। सबसे पहला सेक्शन है एसआईपी का। एसआईपी में मुझे दिखाई दे रहा है 42 एसआईपी हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स की स्टार्ट करी है निवेश.com के पोर्टल से। अगला सेक्शन है एसआईपी बुक का। एसआईपी बुक में आप देख सकते हैं कि 98,600 रुपीज की एसआईपी मैं अपने क्लाइंट्स की निवेश के पोर्टल से स्टार्ट कर रखा है मैंने इसको। सबसे पहले मुझे बिजनेस का आइडिया लग गया कि एसआईपी कितनी रजिस्टर की गई है और उसकी क्या बुक वैल्यू है। इसके नीचे मैं एयूएम देख सकती हूँ कि क्लाइंट का जितने भी मैंने इन्वेस्टमेंट्स करवाई है उसका क्या टोटल एयूएम है, कितने एसेट्स को मैं मैनेज कर रही हूँ। ये मुझे लास्ट 3 मंथ्स का डेटा दिखाई देता है, जैसे कि फेब, मार्च, अप्रैल, मैं लास्ट 3 मंथ्स का डेटा यहाँ पे पूरा देख पा रही हूँ। देन एक खास बात ये है कि जो ये एयूएम है, ये म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ आप अदर प्रोडक्ट्स का भी देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, आपका सबसे पहले बिजनेस परफॉर्मेंस आ रहा है ओवरऑल कि आपने कितना परचेज किया, कितने एक्टिव क्लाइंट्स थे, कितने रिडेम्पशन हुआ, कितने न्यू क्लाइंट्स आपने लास्ट 3 मंथ्स में जोड़े, कितनी एक्टिव एसआईपीज आपकी लास्ट 3 मंथ्स में रही है। देन आप इसका बाइफोकेटेड डेटा भी यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में कितना है और नॉन म्यूचुअल फंड्स यानी कि अदर प्रोडक्ट्स में कितना है। आप ये सारा इंफॉर्मेशन आप अपने डैशबोर्ड से ट्रैक कर सकते हैं। नाउ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना है कि मैं अपने क्लाइंट्स को कौन सी स्कीम्स को रिकमेंड करूं। तो उसके लिए भी हमने आपका काम बहुत आसान कर रखा है कि आप डैशबोर्ड पेज पे सबसे ऊपर एक ब्लू कलर की लाइन है जिसमें लिखा है रिकमेंडेड फंड्स। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो निवेश के द्वारा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कुछ फंड्स अपडेट करते हैं जो कि कैटेगरी वाइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर कुछ वेल्थ क्रिएशन रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर थीमेटिक फंड्स या टैक्स सेव करना चाहते हैं, तो उन कैटेगरी के अनुसार हमने यहाँ पे कुछ फंड्स को शॉर्टलिस्ट करके ऐड किया रहता है। ये हमारी एक स्पेसिफाइड रिसर्च टीम है जो कि इसका ध्यान रखती है और यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसको अपडेट करके हमारी ऐप पे उपलब्ध कराती है। इसमें आप पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि फंड का क्या नाम है, वो कौन सी कैटेगरी में है, उसका क्या एयूएम है, क्या पास्ट परफॉर्मेंस रही है, इसके अलावा उसका एलोकेशन किस तरीके से है। आपको हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, आप इसको यहीं से डाउनलोड करके अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ से अपने क्लाइंट्स को देख के फंड्स भी रिकमेंड करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला फीचर। ये लिस्ट आपको कहाँ मिलती है? एप्लीकेशन में एक सबसे ऊपर एक ब्लू स्ट्रिप है जिसमें लिखा है रिकमेंडेड फंड्स, इस पे मैंने क्लिक करा है। ओके, इसके नीचे आपका क्यूमुलेटिव क्लाइंट स्ट्रेंथ है, यानी कि निवेश के साथ आपने कितने क्लाइंट्स को रजिस्टर किया है। मैंने निवेश के साथ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर 32 क्लाइंट्स को रजिस्टर किया है, जिसमें जिन 32 क्लाइंट्स की 42 टोटल एसआईपी चल रही है जिसकी वैल्यू 98,600 रुपीज है। निवेश के साथ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं जो पोर्टफोलियो मैनेज कर रही हूँ वो है 33,98,000 रुपीज का। दिस इज हाउ आप अपने डैशबोर्ड से अपने बिजनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद टॉप पे देखिए 4 ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। पहला क्लाइंट्स, दूसरा डेली ट्रांजैक्शन, तीसरा एसआईपी डिक्लाइंस एंड चौथा अलर्ट।
इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जब आप क्लाइंट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे निवेश के साथ आपने जो भी क्लाइंट्स रजिस्टर किए हैं उसका आपको इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे आप अपने निवेश के साथ रजिस्टर्ड क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सो जितने भी क्लाइंट्स हैं, अगर आप किसी भी क्लाइंट के नाम पे क्लिक करेंगे, आप उनका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ से देख सकते हैं। अब नया क्लाइंट रजिस्टर कैसे करते हैं? नया क्लाइंट रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले मैं डैशबोर्ड पेज पे वापस आ जाती हूँ। सबसे पहले आपने क्लाइंट्स के टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद जो नीचे ग्रीन कलर का प्लस साइन दिख रहा है उस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डालनी है एक एक करके, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप क्लाइंट को क्रिएट करते हैं तो उनका पैन नंबर हम लोग सबसे पहले डालते हैं, जिसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि क्लाइंट का केवाईसी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। केवाईसी एक वन टाइम एक्टिविटी होती है जो कि हर एक इन्वेस्टर को करना जरूरी है। उससे क्या होता है कि वो किसी भी म्यूचुअल फंड्स में उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यदि एक बार उनका केवाईसी हो गया तो वो कभी भी कहीं से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यदि आपने पैन नंबर एंटर किया और उसके बाद आपका एक ग्रीन टिक शो करता है तो दैट मीन्स केवाईसी क्लाइंट का डन है और मैं क्लाइंट को रजिस्टर करके उनका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करवा सकती हूँ। यदि पैन के आगे एक रेड क्रॉस आता है दैट मीन्स कि मुझे क्लाइंट क्रिएशन करने के साथ साथ क्लाइंट का केवाईसी भी करना जरूरी है अगर वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर वो म्यूचुअल फंड्स के अलावा किसी भी अन्य प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए केवाईसी होना जरूरी नहीं है। ओके, तो ये हमने यहाँ तक इतना बेसिक प्रोसेस समझा है। इसके बाद आपने क्लाइंट का फुल नेम एंटर करना है, उनका एक ईमेल आईडी एंटर करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है जो वो रजिस्टर करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में उनके आपको बेसिक एड्रेस रिलेटेड डिटेल्स को एंटर करना है, नॉमिनी का नाम और रिलेशनशिप एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको हाउ टू डू केवाईसी ऑफ फ्रेश क्लाइंट। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो आपको प्ले करके दिखाती हूँ जिसके अंदर आप ये देख पाएंगे कि क्लाइंट का कैसे हम लोग केवाईसी कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आप सभी को ई केवाईसी का वीडियो दिखाऊंगी जिससे आप पूरा स्टेप बाय स्टेप केवाईसी का प्रोसेस देख सकते हैं। तमन्ना, आई होप माई स्क्रीन इज ऑडिबल, माई स्क्रीन इज विजिबल। इज इट विजिबल तमन्ना? जी सुरुचि जी, इट इज क्लियरली विजिबल, थैंक यू। श्योर। नमस्कार। आपको क्लाइंट रजिस्टर करते समय केवाईसी करना सिखाएंगे। इसके लिए आपके पास क्लाइंट का पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर की इमेज आपके फोन या लैपटॉप पर अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही क्लाइंट का रजिस्टर्ड फोन नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपका क्लाइंट डिजिटल रूप से उपलब्ध होना चाहिए। सबसे पहले क्लाइंट के टैब पर जाकर नीचे दिए गए प्लस के बटन को प्रेस कीजिए और यहीं पे क्लाइंट के डिटेल्स एंटर करें, जैसे पैन नंबर। एंटर करते ही सिस्टम आपके केवाईसी की जांच करेगा। अगर क्लाइंट का केवाईसी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप प्रोसीड विद केवाईसी पर क्लिक करके केवाईसी और क्लाइंट रजिस्टर एक साथ कर सकते हैं। यदि आपके क्लाइंट का केवाईसी रजिस्टर्ड है
तो प्रोसीड टू क्लाइंट क्रिएशन करके प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। केवाईसी रजिस्टर करने के लिए क्लाइंट के डिटेल्स एंटर करें, जैसे कि फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। सो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप केवाईसी प्रोसीड करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। अगर आप यस करते हैं उसके बाद आप प्रोसीड टू केवाईसी का बटन दबा के नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। फिर प्रोसीड टू केवाईसी का बटन प्रेस करके आगे बढ़ें। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग पे बताया था, केवाईसी करने के लिए आपके पास क्लाइंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक अवेलेबल होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो भी नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है वही नंबर से आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कीजिएगा। यहाँ पे दो चीजें, आधार के साथ आपका नंबर भी लिंक्ड होना चाहिए और वही नंबर आप ऐप पे रजिस्टर कर रहे हैं। आगे चलते हैं। जहां आपको पैन अपलोड करना रहेगा, पैन आप फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं या फिर गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। पैन अपलोड करने के बाद सिस्टम आपको उस क्लाइंट के डिटेल्स दिखाएगा जिसको आप चेक कर। यहाँ पे क्या हुआ है, पैन कार्ड अपलोड करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स फेच करके यहाँ पे ऐड कर देता है। इसके बाद एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमें ये चेक करना है कि ये डिटेल्स करेक्ट है या नहीं है। जब अगर ये डिटेल्स करेक्ट हैं तो हम वेरीफाई एंड नेक्स्ट का बटन दबा के आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन है तो एडिट कर सकते हैं। फिर वेरीफाई एंड नेक्स्ट के बटन को दबाएं और आगे बढ़ें। अब इस स्टेप में प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको अपलोड करना है, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा आप अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फ्रंट और बैक इमेज दोनों अपलोड करनी रहेगी। यहाँ पे हमने एक एक करके अपना आधार कार्ड अपलोड किया। पहले हमने फ्रंट साइड अपलोड करी और उसके बाद बैक साइड अपलोड करी। अपलोड करते समय ध्यान दें कि आप आधार कार्ड के अलावा पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस को भी अपलोड कर सकते हैं, और वो जो साइज आप अपलोड कर रहे हैं वो 5 MB से कम होना चाहिए और उसका फॉर्मेट PNG या JPG में भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी आप फोटो ले रहे हैं या आपके पास पहले से व्हाट्सएप पर उपलब्ध है उसकी क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अपलोड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। एड्रेस प्रूफ अपलोड करने के बाद डिटेल्स वेरीफाई करें, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस कंफर्म करें और फिर वेरीफाई। अगेन इस स्टेप के बाद भी जब आपने अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड किया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपकी ऐड कर देता है, जिसे आप एडिट कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं अगर सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, और उसके बाद वेरीफाई एंड नेक्स्ट का बटन हम दबाएंगे। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स भरें, जैसे कि मदर्स नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशनल डिटेल्स। इसके बाद नॉमिनी नेम और रिलेशनशिप भरें।
वेरीफाई एंड नेक्स्ट का बटन दबा के आगे प्रोसीड करें। यहाँ पर बैंक के अकाउंट की डिटेल्स भरें, जैसे कि IFSC और अकाउंट नंबर। आप किसी भी पॉइंट पर शेयर टू क्लाइंट का बटन दबाकर आगे की डिटेल्स क्लाइंट्स को भरने के लिए भी दे सकते हैं। बैंक डिटेल्स एंटर करते हुए ये सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है कि पूरी एप्लीकेशन में जहाँ पे आप क्लाइंट की डिटेल्स भर रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, आपके पास एक फीचर कॉन्स्टेंटली अवेलेबल होगा आपकी ऐप के राइट साइड पे, टॉप राइट साइड पे, विच इज शेयर टू क्लाइंट। तो यदि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास ये शेयर टू क्लाइंट का बटन उपलब्ध है। इसी बटन पे आप क्लिक करके तुरंत ही आपकी जो एप्लीकेशन की लिंक है वो क्लाइंट के साथ शेयर हो जाएगी, और जहां तक आपने इंफॉर्मेशन भरी है वहां तक उनके पास भी इंफॉर्मेशन भरी हुई मिलेगी और वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट भरने के बाद मैं वेरीफाई का बटन दबाऊंगी और नेक्स्ट स्टेप में मुझे सिग्नेचर अपलोड करना है क्लाइंट का और फोटो अपलोड करनी है। साथ में फोन है। जैसे ही मैंने सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड कर दिया, इसके बाद एक मैंडेटरी स्टेप आता है जिसमें मुझे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि है वीडियो वेरिफिकेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको जो शेयर टू क्लाइंट का बटन है ये आप दबाएंगे तो क्लाइंट के पास लिंक चला जाएगा। क्लाइंट लिंक पे क्लिक करेगा तो अगर उनके पास एप्लीकेशन डाउनलोडेड नहीं है तो उन्हें डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड करने के बाद उनको वीडियो वेरिफिकेशन करना है। तो इसका क्या प्रोसेस है, जैसे ही क्लाइंट ने लिंक पे क्लिक करा, उनको अपना वीडियो ऑन करना है लिंक के थ्रू ही, वो प्रोसेस होता रहेगा अपने आप। लिंक के थ्रू जब उन्होंने वीडियो पे क्लिक करा, उनकी स्क्रीन पर एक 6 डिजिट्स दिखाई देंगे जो उन्हें पढ़ने हैं, और हर क्लाइंट के लिए ये यूनिक डिजिट्स आते हैं। ये डिजिट्स बोलकर क्लाइंट को रिकॉर्ड करना है वीडियो और अपलोड करना है। आइए देखते हैं वो किस तरीके से है। नहीं तो शेयर विद क्लाइंट पे बटन को प्रेस करके क्लाइंट को फोन पर गाइड कर सकते हैं। अब क्लाइंट की स्क्रीन पर एक रैंडम नंबर डिस्प्ले होगा जिसे वीडियो रिकॉर्ड करते समय उन्हें पढ़ना है। इसके बाद इस वीडियो को अपलोड करें। वेरीफाई एंड नेक्स्ट बटन को दबाएं। इसके बाद अगले स्टेप में उनके पास क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट PDF का एक ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन हमने क्लाइंट की फिल इन करी है उस PDF के अंदर मौजूद रहेंगी, जिन्हें एज अ क्लाइंट मुझे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद अगले स्क्रीन पर क्या होगा कि मैं NSDL की वेबसाइट पर चले जाऊंगी, जहां से हमारा KYC प्रोसेस चल रहा है। वही NSDL का वेबसाइट है जहां पे आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे एज अ क्लाइंट। यहाँ पे भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, आधार नंबर एंटर करेंगे। उस आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा KYC का हमने पूरा एक एक करके स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद यूजुअली 24 घंटे में भी KYC यहाँ हो जाती है, या 3 to 5 वर्किंग डेज का टाइम भी लग सकता है। ओके, और जैसे ही KYC हो जाती है हम लोग क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये था कि किस तरीके से हम लोग क्लाइंट का KYC कर सकते हैं। यदि आपको KYC में कोई डाउट्स हैं आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से। आई कैन सी वैष्णव जी का एक डाउट है कि डीमैट में यदि किसी क्लाइंट का ऑलरेडी SIP चल रहा है तो क्या वापस KYC करना होगा। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि यदि एक बार क्लाइंट का KYC हो रखा है सर, तो नो नीड टू डू इट अगेन। आप यहाँ से निवेश के पोर्टल पे जब उनका पैन नंबर डालेंगे तो ग्रीन टिक आपको शो करेगा, आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। If client is NRI, passport is good enough. No need for Aadhaar or mobile required.
सर उस केस में उनका कोई अदर एड्रेस प्रूफ आप अपलोड कर सकते हैं। एंड म्यूचुअल फंड्स में आपको एनआरआई का भी चेक करना रहेगा। कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एनआरआईज इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ कुछ में रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कीजिएगा। बट यस, फॉर केवाईसी आपको आधार के अलावा कोई और एड्रेस प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन वे में चैलेंज आ रहा है एनआरआई के केस में, तो आप फिजिकल वे से भी जा सकते हैं सर। वैसे चैलेंज नहीं आएगा, बट यस, we need an address proof and a mobile number mandatory. केवाईसी रिजेक्ट होने का कंफर्मेशन या डन होने का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? सर आपको आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर चेक करना रहेगा कि ये इंफॉर्मेशन लगातार चेक करना होगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ आपको कहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो हम लोग वापस आते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। सो यहाँ पे आप क्लाइंट्स के टैब पे जब क्लिक करेंगे, इसके बाद आप क्लाइंट का प्रोफाइल ओपन करेंगे नाम पे क्लिक करके। जब आप नाम पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके पास टॉप पे 2 ऑप्शंस आते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा प्रोफाइल। तो आपको ऊपर ही दिखा देगा प्रोफाइल कंप्लीटेड है या केवाईसी वेरीफाइड है या नहीं है। आपको उनके प्रोफाइल में रेगुलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवन जब आप क्लाइंट्स पे भी क्लिक करते हैं और आप इस स्क्रीन पर आते हैं, तो आपको आपकी मेन स्क्रीन पे ही दिखा देता है कि क्लाइंट का केवाईसी वेरीफाइड है या रिजेक्टेड है। तो मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट एबीसी टेस्टिंग करके जो मेरे क्लाइंट हैं उनका वेरीफाइड है। ABHC टेस्टिंग करके है, उनका केवाईसी नॉट वेरीफाइड है। तो आपको स्क्रीन में ही आपका बाहर शो करेगा कि आपका क्लाइंट का केवाईसी डन है या नॉट डन है। और अगर आपके क्लाइंट का केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है तो आप उसे फिजिकल वे से आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑनलाइन केवाईसी का जो प्रोसेस है वो केवल फ्रेश केसेस के लिए है। अगर किसी का केवाईसी रिजेक्टेड है या ऑन होल्ड है किसी कारणवश, तो आप उस केस में फिजिकल वे से ही इस केवाईसी को कर सकते हैं। सो आई होप केवाईसी से रिलेटेड और कोई सवाल नहीं है। यदि आपके कोई भी सवाल है, आई एम हैप्पी टू आंसर। आप चैट के थ्रू अपने सवाल भेज सकते हैं एंड फिर हम आगे एक एक करके और प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। ये हो गया कि किस तरीके से हम क्लाइंट को रजिस्टर कर सकते हैं और उनका केवाईसी कर सकते हैं। अगला स्टेप है कि किस तरीके से क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्लाइंट्स के टैब पर क्लिक करना है। आप अपने क्लाइंट जिसका इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं उनके नाम पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद टॉप राइट साइड पे बाय न्यू का बटन आ रहा है जिस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि यदि क्लाइंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या फिर एक एसआईपी करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उनका अमाउंट फिल इन करके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देके उनका इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। सो क्लाइंट एज अ क्लाइंट मेरा रिस्क एपेटाइट डिफरेंट हो सकता है, मेरा गोल डिफरेंट हो सकता है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो डिफरेंट हो सकता है। तो वही सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे फिल इन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एज अ क्लाइंट मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास 5,000 रुपए है लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो मैं अगर सीधा अमाउंट डालूंगी 5,000 रुपीज, तो मेरे से पूछेगा कि मुझे कब तक इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 ईयर सेलेक्ट करा। देन मुझे क्लाइंट का रिस्क एपेटाइट चूज करना है कि मेरा जो क्लाइंट है वो कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है या अग्रेसिव है, अग्रेसिव रिस्क टेकर है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक अग्रेसिव रिस्क टेकर हूँ और मैं हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले प्रोडक्ट में बिलीव करती हूँ। मैंने सिलेक्ट करा। मैं इस गोल को एक नाम दूंगी, आप कुछ भी दे सकते हैं, फॉर कार, फॉर फॉर माई मैरिज, फॉर माई डॉटर्स एजुकेशन, हम कुछ भी इसमें गोल सिलेक्ट, अपने इस गोल को नाम देके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको एक पूरा प्रेजेंटेशन दिखाएगा कि आप क्या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका क्या रिस्क प्रोफाइल है। कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि निवेश का सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता रहा है। तो अगर मैं एग्रेसिव रिस्क टेकर हूँ और 5 साल के लिए मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा कि मुझे अपना एलोकेशन किस किस फंड में रखना है। फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा है कि इडलवाइज लार्ज कैप फंड में 2,500 रुपीज का मैं कर सकती हूँ, और दूसरा इडलवाइज के बैलेंस एडवांटेज फंड में मैं 2,500 रुपए इन्वेस्ट कर सकती हूँ।
धनंजय जी का यहाँ पे सवाल है कि क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्या इसके लिए कोई टूल है या क्वेश्चनर है? सर काफी सारी चीजें हैं इसके लिए। टूल्स के बदले आई वुड सजेस्ट कि आप उनसे नॉर्मली एज अ डिस्ट्रीब्यूटर समझे कि वो क्या चाह रहे हैं, उनका क्या रिस्क एपेटाइट है, यानी कि वो कितने कंफर्टेबल है रिस्क को लेके। तो इसका एक सेट ऑफ क्वेश्चनर है जो कि हम आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं इस सेशन के बाद, और उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि वो किस तरीके के इन्वेस्टर हैं। यूजुअली उनके पास्ट के रिटर्न हिस्ट्री को देख के भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्टली लोगों का पैसा एफडी में होता है, क्यों? क्योंकि वो एक सेफेस्ट ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं, राइट? सो वहां से ही पता चल जाता है कि वो एक ज्यादा रिस्क एवर्स क्लाइंट नहीं है, राइट? इसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि हाई रिस्क प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, ये एज के साथ भी होता है। एक काफी बड़ा सेशन है रिस्क को कैसे एनालिसिस करे किया जा सकता है, एंड आई थिंक इन फ्यूचर हम लोग इस सेशन को जरूर करेंगे जिससे हम ये समझ पाए कि क्लाइंट किस तरीके का रिस्क ले सकता है, म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या रिस्क हैं, उसके ऊपर हम एक पूरा सेशन करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, और उससे हमें एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छी क्लैरिटी भी मिलेगी कि हमें क्लाइंट का किस तरीके से सिलेक्शन करना है। सर ये वैष्णव जी, ये जो एनालिसिस है ये तो लाइक जब आप अपने क्लाइंट से मिल रहे हैं आप उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं इस एनालिसिस के बारे में। और दूसरी चीज, ये तो एक्चुअली ऑर्डर प्लेसमेंट के टाइम पे है, हम एक क्लाइंट का ऑर्डर लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, उस समय पे मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं। तो यस, उस समय पे हमें ये पता होना चाहिए कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली ही फंड सजेस्ट करने चाहिए सर, राइट? तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे गोल्स भी अवेलेबल है, जैसे क्लाइंट को रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है या एजुकेशन करना है, अपने चाइल्ड का प्लान, टैक्स सेव करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप कैटेगरीज चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने टैक्स सेविंग की तो मुझसे पूछेगा कि मैं किस इनकम स्लैब में हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट करा। तो ऐसे क्वेश्चनर्स बने हुए हैं जिसके बेसिस पे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। इन क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगी और आगे बढ़ूंगी तो निवेश द्वारा रिकमेंडेड फंड्स आपके पास अवेलेबल होंगे। यदि आप इन क्वेश्चनर्स को नहीं देखना चाहते हैं तो हमारी कुछ कैटेगरीज भी हमने बनाई है जो कि मोस्ट कॉमन कैटेगरीज हैं, कि यूजुअली किसी को 3 से 5 साल के होराइजन में इन्वेस्ट करना है या 5 साल के अबव के होराइजन में इन्वेस्ट करना है या टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट करना है। तो सिंपली आप कैटेगरी पे जब क्लिक करेंगे तो आपको निवेश द्वारा रिकमेंडेड सारे फंड्स अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। भरत भूषण जी का सवाल है कि क्या ये ऑलवेज एडल्वीज के बारे में ही सजेशन देता है? सर इट वुड डिपेंड ऑन द रिस्क एपेटाइट। ये कॉमन एनालिसिस के ऊपर सजेशंस आ रहे हैं। अगर आप एडल्वाइज के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शंस है सर। आप नीचे से जो ऑप्शंस बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल 3 to 5 ईयर इन्वेस्टमेंट या 5 ईयर अबव इन्वेस्टमेंट, इसमें हमारे मल्टीपल ऑप्शंस है जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। अगर आप इनमें से भी नहीं सिलेक्ट करना चाहते और आपकी अपनी स्कीम है तो टॉप पे एक सर्च का ऑप्शन भी अवेलेबल है जहां पे आप अपनी मनपसंद स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल SBI ब्लू चिप में मुझे इन्वेस्टमेंट कराना है, जस्ट टाइप SBI ब्लू चिप एंड मेरे पास ऑप्शन आ गया इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्कीम सिलेक्ट करने के बाद आई हैव टू सिलेक्ट SIP करना है या लमसम करना है। SIP के केस में मुझे फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है, इसके अलावा इंस्टॉलमेंट डेट सिलेक्ट करना है। सो अब देखिए अप्रैल में सारे ऑप्शंस ब्लैंक आ रहे हैं और मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है मई का। ऐसा क्यों? क्योंकि SIP को रजिस्टर होने में 30 डेज का टाइम लगता है, दैट्स वाई एक 30 डेज का पीरियड यहाँ पे शो कर रहा है, उसके बाद ही SIP डेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो 10th of May फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद SIP अमाउंट एंटर करेंगे। इस स्कीम में मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जो कि मुझे नीचे ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्लाइंट का पैसा ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट होता रहे इसके लिए हमें एक मैंडेट रजिस्टर करना रहता है। तो मैंडेट रजिस्टर करने के लिए आप क्लिक हेयर का बटन दबा के मैंडेट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए 2 स्टेप्स हैं आपके। एक आप ऑनलाइन वे से कर सकते हैं नेट बैंकिंग का प्रयोग करके या फिर डेबिट कार्ड का प्रयोग करके, या फिर
फिजिकल वे से भी कर सकते हैं। तो फिजिकल वे में ज्यादा एफर्ट नहीं है, नाम से ऐसा लगता है कि फिजिकल वे में फॉर्म भर के साइन करवा के कहीं भिजवाना होगा, ऐसा नहीं है। फिजिकल वे में क्या होगा, जैसे आप क्रिएट का बटन दबाएंगे, क्लाइंट का जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर एक मैंडेट जाएगा जो कि प्रीफिल्ड होगा। उस प्रीफिल्ड मैंडेट का क्लाइंट को सिर्फ एक प्रिंट आउट लेना है और उस पर सिग्नेचर करने हैं एज पर बैंक रिकॉर्ड्स, उसका फोटो अपनी ऐप पे अपलोड करना है। सिर्फ इतना ही हमारा स्टेप रहेगा। ओके, अपलोड करने के 20 से 30 डे का जो वर्किंग डेज का टाइम है उसमें ये मैंडेट यूजुअली अप्रूव हो जाता है। और जब ये मैंडेट अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपके क्लाइंट का ऑटो डेबिट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो फिजिकल में क्या हुआ कि क्लाइंट के ईमेल आईडी पे मैंडेट गया एक प्रीफिल्ड, जिसका प्रिंट आउट लेके क्लाइंट सिग्नेचर करेंगे। ये सिग्नेचर एज पर बैंक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसकी एक क्लियर फोटो क्लाइंट को अपनी ऐप पे अपलोड करनी है या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर करनी है। ये प्रोसेस अपलोडिंग का कहाँ होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरा प्रोसेस था इनाश का, जिसमें डिजिटल वे से क्लाइंट जब क्रिएट करेंगे उनके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक के अंदर उन्हें ओटीपी एंटर करना है और जो भी ऑप्शन वो चूज करेंगे डिजिटल में, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का, उसकी दो एक इंफॉर्मेशन उनको फिल करनी है, ओटीपी एंटर करना है, प्रोसीड करना है। ऑनलाइन के अंदर रिजेक्शंस भी कम होते हैं और अप्रूवल भी जल्दी आ जाता है। तो ऑनलाइन मैंडेट जो है वो 3 से 7 वर्किंग डे के अंदर आपका अप्रूव हो जाता है। सो वन टाइम मैंडेट रजिस्टर करना बहुत जरूरी है अगर आप एक क्लाइंट का एसआईपी करा रहे हैं। इससे क्या होता है, क्लाइंट का ऑटो डेबिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने, जैसे मैंने एज अ क्लाइंट अपनी डेट चूज करी है 10th में, तो पहला पेमेंट तो मैं आज कर रही हूँ, लेकिन अगला पेमेंट जो कि 10 तारीख को ड्यू है वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा मेरे अकाउंट से। और इसके लिए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको अलर्ट्स भी आती हैं। सो डैशबोर्ड पे मैं दिखाऊंगी कि ये अलर्ट्स आपको कहाँ पे शो करेगी। इसके बाद मैं बाय नाउ का बटन दबाऊंगी, ऑर्डर कंफर्म करूंगी। ऑर्डर कंफर्म करने के बाद मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाता है। प्लेस करने के बाद आप व्यू ऑर्डर्स पर जाके देख सकते हैं कि क्लाइंट ने पेमेंट इनिशिएट किया है या नहीं किया है। कैसे? ऑर्डर ट्रैकिंग की मदद से। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर ट्रैकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करा, आई कैन गेट द इंटायर स्टेटस ऑफ द ऑर्डर कि ये कब ऑर्डर प्लेस हुआ, क्लाइंट ने कब पेमेंट इनिशिएट किया, पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है एनसी के पास, प्रोसेस कब हुआ, अप्रूवल कब आया। तो एक पूरा प्रोसेस आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं व्यू ऑर्डर सेक्शन के अंदर ऑर्डर ट्रैकिंग के बटन को क्लिक करके। ठीक है, सो अभी क्या हुआ है, क्लाइंट का ऑर्डर प्लेस हुआ है लेकिन क्लाइंट को पेमेंट करना बाकी है। तो जब हम इतने स्टेप पे आ जाते हैं, क्लाइंट के पास एक पेमेंट लिंक चला जाता है जिसपे वो क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। क्लाइंट के पास 5 ऑप्शंस होते हैं पेमेंट करने के। पहला, नेट बैंकिंग। तो जब वो पे का बटन दबाएंगे ऑटोमेटिकली उनको नेट बैंकिंग का ही ऑप्शन शो करेगा जिसपे वो क्लिक करके इनिशिएट करके प्रोसीड कर सकते हैं। सो नेट बैंकिंग का ना लैंग्वेज यहाँ पे आपको नोडल अकाउंट या डायरेक्ट पे आएगा। दोनों में फर्क क्या है, अगर क्लाइंट का जो बैंक अकाउंट है वो बीएससी के साथ डायरेक्टली रजिस्टर्ड है, जो कि सिर्फ 8 बैंक रजिस्टर्ड है, तो अगर क्लाइंट का बैंक उन 8 बैंक्स में से है यानी कि वो बीएससी के साथ डायरेक्टली रजिस्टर्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट पे चूज करेगा। अगर क्लाइंट का बैंक उन 8 बैंक्स के अलावा है तो वो ऑटोमेटिकली नोडल अकाउंट पिक करेगा। ठीक है, सो दोनों में फर्क क्या है, म्यूचुअल फंड्स में आपको एनएवी उस दिन का मिलता है जो कि आपका जिस दिन आपका पेमेंट क्लियर होके म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पहुंचा है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। तो अगर मैंने आज पेमेंट कर दिया चेक से लेकिन चेक क्लियर हुआ 3 दिन बाद, तो 3 दिन के बाद जिस दिन भी मेरा चेक क्लियर हुआ है और एएनसी के पास पैसा पहुंचा है उस दिन का प्राइस मुझे मिलता है, उस दिन का एनएवी मुझे मिलता है। तो नोडल और डायरेक्ट में फर्क क्या है, डायरेक्ट पे में रियल टाइम बेसिस पे सेटलमेंट होता है, नोडल में 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है सेटल होने में, आपके पैसे को रियलाइज होने में आपके पैसे को। इन 8 बैंक्स की लिस्ट हम आपके साथ इस सेशन के बाद जल्द ही शेयर करेंगे। इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग होगी उसके साथ आपको डायरेक्टली बीएससी के साथ कौन से 8 बैंक लिंक हैं उसकी भी लिस्ट मिल जाएगी। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन पेमेंट करने का वो है एनईएफटी आरटीजीएस। तो अगर मैं एनईएफटी आरटीजीएस सिलेक्ट करती हूँ तो पहले मुझे बैंक से एनईएफटी करनी है। इसके लिए आपको बीएससी को एज अ बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा।
जिसकी डिटेल्स आपके सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर आपके साथ शेयर कर देंगे। और एनईएफटी करवाने के बाद आपके पास एक यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर आएगा, एक 16 डिजिट का ट्रांजैक्शन नंबर होता है कि आपने एनईएफटी किया है, उसका एक नंबर मिलेगा। वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर करके सबमिट करना है। इट्स डन। ये एनईएफटी आरटीजीएस रियल टाइम बेसिस पे सेटल हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है यूपीआई का। सो यूपीआई के केस में आपने यूपीआई सिलेक्ट करना है, बैंक सिलेक्ट करना है, अकाउंट सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इनिशिएट पेमेंट का बटन दबाएंगे आपसे यूपीआई आईडी पूछेगा, जो कि यूजुअली मोबाइल नंबर @समथिंग समथिंग रहती है। सो आप वो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यूपीआई की ऐप पे जाके पे का बटन दबाना है एंड इट्स डन। तो अभी हमने 3 ऑप्शंस डिस्कस करे, नेट बैंकिंग, एनईएफटी आरटीजीएस एंड यूपीआई। 2 ऑप्शंस और हैं जिसमें से चौथा ऑप्शन है चेक का। तो आप चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं क्लाइंट की। चेक से जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। पहला कि जो चेक है वो आईसीसीएल के नाम से बनता है, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म है आईसीसीएल। मैं चैट बॉक्स पे भी लिख देती हूँ आईसीसीएल। ये बीएसई का क्लियरिंग हाउस है। तो निवेश के एप्लीकेशन पे आप जो भी काम कर रहे हैं वो बैकएंड पे सारा काम बीएसई के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। बीएसई इज व्हाट? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो बीएसई के प्लेटफॉर्म पे सारा काम चल रहा है। तो बीएसई का जो क्लियरिंग हाउस है, जितनी भी पेमेंट्स हैं वो क्लियर किस हाउस के थ्रू होती हैं? आईसीसीएल। तो चेक इसी नाम से बनेगा। चाहे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने भी अमाउंट का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप मल्टीपल ऑर्डर्स लगा रहे हैं, लाइक आपने 10 ऑर्डर्स लगाए, 20 ऑर्डर्स लगाए, 50 ऑर्डर्स लगाए, आप सभी का पेमेंट एक चेक के थ्रू कर सकते हैं और वो चेक की फेवरिंग रहेगी आईसीसीएल। इस चेक के बैक साइड पे आपको 3 चीजें लिखनी होती हैं। पहला, क्लाइंट का कोड, जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं 15752 करके शो कर रहा है, ये आप देख पाएंगे। इसके अलावा ऑर्डर नंबर, तो आप ऑर्डर नंबर देख सकते हैं, ये मेरे को चेक के पीछे लिखना है। और तीसरी चीज मुझे लिखनी है मेंबर आईडी, जो कि कॉमन रहेगी हर क्लाइंट के केस के अंदर। तो वो आपने चीज लिखनी है। वो आपको कहाँ मिलेगी? 11758 है, वो मैं आपको चैट पे भी लिख के भेज देती हूँ। ठीक है, और आपको ये इंफॉर्मेशन लिखनी है। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो ध्यान दें कि क्लाइंट पे का बटन पे क्लिक नहीं कर रहे हैं। हमें इस केस में लिंक पे क्लिक नहीं करना होता है। इस केस में हमें 3 चीजें चेक के पीछे लिखनी है, क्लाइंट का कोड, मेंबर आईडी और ऑर्डर नंबर। वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे व्यू ऑर्डर में भी दिखाई देती है। क्लाइंट का कोड, ऑर्डर नंबर और मेंबर आईडी भी हमें लिखनी रहेगी। मेंबर आईडी कॉमन है, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप सेव करके उसे रख लीजिएगा। तो ये चेक हमने बना लिया। अब ये चेक सबमिट कहाँ होगा? इस चेक को आप सबमिट कर सकते हैं अपने नियरेस्ट एक्सिस बैंक के अंदर। जब भी आप इस चेक को सबमिट करेंगे आपको जनरेट चलान का ये जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके चलान जनरेट करना है और उसकी कॉपी आप सबमिट करेंगे। मतलब चलान जो आपने जनरेट किया वो, और आपका जो चेक है ये हमें एक्सिस बैंक में सबमिट करना है। और ध्यान देना है कि ये ड्रॉप बॉक्स में हम चेक नहीं डालेंगे, हमें वहां पे एक पर्सन को ये चेक हैंड ओवर करना है, जो कि आपको बदले में एक रिसिप्ट भी देंगे। तो ये था कि कैसे आप चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। हमारा 5वां ऑप्शन है मैंडेट द्वारा पेमेंट करने का। तो आप जब पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप ड्रॉप डाउन से वन टाइम मैंडेट ऑप्शन सिलेक्ट करके इसके द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। ये मैंडेट क्या था? SIP रजिस्टर करते समय हमने मैंडेट रजिस्टर किया था, जिससे कि आपके क्लाइंट का ऑटो डेबिट स्केड्यूल डेट पे होता रहे। तो ये मैंडेट वही चीज है। इससे मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि जितने का मेरा मैंडेट है उतने की पेमेंट मैं पर डे इस मैंडेट द्वारा कर सकती हूँ, इनिशिएट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 30,000 रुपीज का मैंडेट रजिस्टर करा, जो कि अप्रूव हो गया है, यानी कि 30,000 रुपए की मैं डेली ट्रांजैक्शन इस मैंडेट द्वारा भी कर सकती हूँ। तो मैंडेट से 2 चीजें हो गई, एक मेरा ऑटो डेबिट हो रहा है और दूसरा मैं पर डे ट्रांजैक्शन लिमिट भी सेट कर रही हूँ कि मैं पर डे इतने अमाउंट की पेमेंट इस मैंडेट द्वारा कर सकती हूँ। तो ये थे हमारे 5 पेमेंट ऑप्शंस।
एंड इसमें से मैंने आपको बताया, अगर आपका क्लाइंट डायरेक्टली रजिस्टर्ड है बीएससी के साथ उनका बैंक अकाउंट, तो वो डायरेक्ट पे शो करेगा, उसमें रियल टाइम बेसिस पे सेटलमेंट होती है, यूपीआई द्वारा रियल टाइम बेसिस पे सेटलमेंट हो जाती है, और एनईएफटी द्वारा रियल टाइम बेसिस पे सेटलमेंट हो जाती है। चेक और मैंडेट यूजुअली 2 से 5 दिन का टाइम लेता है क्लियरिंग में, और नोडल अकाउंट जो कि नेट बैंकिंग में ही अदर बैंक्स में आ रहा था, उसके अंदर 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। ये इंफॉर्मेशन आपको इसी पेज पे नीचे भी मिल जाएगी। तो पेमेंट प्रोसेस और ऑर्डर प्रोसेस और क्लाइंट क्रिएशन प्रोसेस हम लोग ने पूरा समझ लिया है। अब हम ऐप के अदर फीचर्स क्विकली एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने डैशबोर्ड में देखा था कि मुझे अपने बिजनेस की समरी दिखाई दे रही है कि मेरा अप्रैल में 2000 रुपए का परचेज हुआ है, मार्च में 1,98,000 रुपीज का परचेज हुआ है। लेकिन इसकी अगर डिटेल देखनी है तो आप ऐप पे कहाँ देख सकते हैं? तो टॉप पे ये डेली ट्रांजैक्शन का बटन आपको दिख रहा होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि किस क्लाइंट ने कौन सी स्कीम में कौन सी डेट को परचेज किया। सो आई कैन सी कि 5 तारीख को एडिशनल परचेज हुआ है। पुनीत सिंह मेरे क्लाइंट हैं, इन्होंने एचडीएफसी के स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया 1000 रुपए, उस दिन का एनईवी ये था और प्राइस ये था। तो हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा आप ऊपर ये जो ऑप्शन है फिल्टर लगाने का, इस पे क्लिक करेंगे तो आप अगर एक पर्टिकुलर डेट या एक पीरियड का देखना चाहें तो वो भी आपके पास उपलब्ध रहेगा। सोल्ड ट्रांजैक्शन में जितने भी रिडेम्पशन हुए हैं वो भी इसी पैटर्न में दिखाई देगा आपके को। तो इतने फीचर्स में आपके पास कोई डाउट्स हैं? How to switch my client's account from other applications like say Grow to Nivesh? तो सर ग्रो जो है वो B2C प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लाइंट्स डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। निवेश एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है जहाँ पे जो क्लाइंट है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एक रेगुलर स्कीम में, नॉट अ डायरेक्ट स्कीम। तो डायरेक्ट टू रेगुलर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके इसमें उनको पहले डायरेक्ट में SIP स्टॉप करनी पड़ेगी और यहाँ से एक फ्रेश SIP शुरू करनी पड़ेगी। अगर वो किसी अन्य डिस्ट्रीब्यूटर पे चल रही है SIP तो उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। ये सिर्फ हमारे निवेश के प्लेटफॉर्म पे ही उपलब्ध है। तो वो किस तरीके से, आपने क्लाइंट के नाम पे क्लिक करा, ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांजैक्ट इन नॉन निवेश फोलियोज। ये सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि सिर्फ निवेश के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आप इस पे जब क्लिक करेंगे आपने फोलियो नंबर डालना है, स्कीम नेम सिलेक्ट करके डालना है। आप उस फंड को जो किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पे चल रही है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मार्केट में, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पे जो SIP चल रही है आप उसका फोलियो नंबर स्कीम नेम डाल के उसे सेल कर सकते हैं या फिर किसी अदर बेटर परफॉर्मिंग फंड में स्विच भी कर सकते हैं। ये वो ऑप्शन है जो निवेश के पास स्कीम नहीं है, किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पे है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है एंड ओनली अवेलेबल विद निवेश। तो इसको आप यूज कर सकते हैं उस इन्वेस्टमेंट को निवेश के पोर्टल पे लाने के लिए जो किसी और डिस्ट्रीब्यूटर पे चल रही है। अब राहुल जी ने हमें बहुत अच्छे से कैलकुलेशन समझाई कि किस तरीके से हम लोग फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और PMT किस तरीके से यूज होता है। तो वो सारे कैलकुलेशंस निवेश के पोर्टल पे कहाँ मिलेंगी? तो उसके लिए जब आपने बाय न्यू का बटन दबाया था टॉप राइट साइड पे, आपके पास इसी स्क्रीन पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई वांट टू कैलकुलेट योर इन्वेस्टमेंट। पहला है मंथली SIP, दूसरा है फ्यूचर कॉर्पस और तीसरा है लमसम इन्वेस्टमेंट। एक एक करके देखते हैं। मंथली SIP क्या कैलकुलेट कर रही है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ मंथली SIP, यानी कि अगर आज मैं इतना अमाउंट इन्वेस्ट करती हूँ तो आने वाले समय में उसकी क्या वैल्यू रहेगी, वो ये कैलकुलेट करता है। सो ये मैं चेंज कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल 2000 रुपए है, कोई लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे क्लाइंट का जो वो करना चाहता है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि वो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करे और हम मान के चलते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस स्कीम में मैं पैसा लगा रही हूँ वो एक एस्टिमेटेड मुझे 12% का रिटर्न देगा। मैंने वो एंटर किया। ठीक है, उसके बेसिस पे मुझे अंदाजा लग जाएगा कि ये 2000 रुपए की वैल्यू 20 साल में कितना मेरे को वेल्थ जनरेट करके देगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। सिमिलरली फ्यूचर कॉर्पस,
फ्यूचर कॉर्पस से मुझे ये आइडिया लगता है कि अगर मुझे कल को लाइक 20 साल में 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है या 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे आज कितने रुपए की एसआईपी शुरू करनी चाहिए। तो इस कैलकुलेटर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में यूज कर सकते हो। आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हो कि करोड़पति बनने के लिए इतने वर्षों में आप करोड़पति बनना चाहते हैं 10 वर्षों में, तो ये रहा कि आप इतने महीने इतने रुपए से एसआईपी चालू करेंगे तो आप इतने टाइम में करोड़पति बन सकते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, इसे बहुत अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। ठीक है, तीसरा है यदि किसी क्लाइंट ने लमसम डाला तो उस लमसम की आने वाले समय में क्या वैल्यू होगी वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर है, थोड़ा सा हिडन है, लेकिन इसे जरूर यूज कीजिएगा। इसके बाद डैशबोर्ड पेज पे तीसरा ऑप्शन है एसआईपी डिक्लाइन का, जहां पे मैं ये देख सकती हूँ कि किस एसआईपी के अंदर कोई रिजेक्शन आई है या वो डिक्लाइन हुई है तो किस वजह से हुई है। तो अगेन यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी कौन सी डेट को हुई, किस क्लाइंट की हुई, कौन सी स्कीम में हुई और कितने अमाउंट की हुई। पूरी इंफॉर्मेशन आपको फुल फ्लेजेड वे में यहाँ पे दिखाई देगी। मेरे क्लाइंट की कोई एसआईपी रिजेक्ट नहीं हुई इसलिए कोई इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। चौथा ऑप्शन है अलर्ट्स का। तो यहाँ पे देखिए पहला अलर्ट है ऑर्डर रिजेक्टेड, कुछ नोटिफिकेशंस हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशंस आएंगी, किसी की एसआईपी ड्यू है, किसी का मैंडेट रिजेक्टेड है, ऑर्डर रिजेक्टेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको अलर्ट्स के अंदर मिलेगी। ये अलर्ट कहाँ पे था, डैशबोर्ड पे फोर्थ ऑप्शन अलर्ट्स का। मेरे पास सवाल आया है कि कैलकुलेटर कहाँ मिलेगा। तो सर कैलकुलेटर के लिए आप क्लाइंट्स के टैब पे क्लिक करेंगे, किसी भी एक क्लाइंट का प्रोफाइल खोलेंगे, टॉप पे जो बाय न्यू का बटन है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यही टॉप पे ऑप्शन आ जाएगा। सर धनंजय जी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो कहाँ पे आएगा ये ऑप्शन, क्लाइंट के टैब, मैंने क्लाइंट का प्रोफाइल खोला, ऊपर बाय न्यू का बटन खोला और उसके बाद ये ऑप्शन मुझे उपलब्ध मिल जाएगा, वहीं पे मिल जाएगा। तो हमने काफी सारे इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स को एक्सप्लोर किया है, अदर फीचर्स को एक्सप्लोर करने की बारी है। तो टॉप राइट साइड पे आप देखिए 3 लाइंस आपको शो कर रहा है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास अदर ऑप्शंस उपलब्ध रहेंगे। तो जिसमें से मैं आपको बताना चाहूंगी, क्लाइंट्स हमने एक्सप्लोर कर लिया है, जिसमें मेरे क्लाइंट्स का पूरा इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट करवाने का ऑप्शन रहता है। व्यू ऑर्डर्स हमने देख लिया, जहाँ पे हम क्लाइंट का पूरे ऑर्डर्स देख सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, वो व्यू ऑर्डर सेक्शन है। डेली ट्रांजैक्शन, जहां पे मैंने आपको दिखाया था परचेज और सोल्ड वाला सेक्शन, जिसमें मेरे पास डेट वाइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इस फीचर को देखते हैं, व्हाट इज एसआईपी डिटेल। तो जब मैंने एसआईपी डिटेल पे क्लिक करा तो मेरे क्लाइंट की जो भी एसआईपीज एक्टिव है, टर्मिनेटेड है, सस्पेंडेड है या चल रही है, वो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। सारी एक्टिव एसआईपीज या सस्पेंडेड एसआईपी या टर्मिनेटेड एसआईपी देख सकती हूँ। एसआईपी डिटेल, बाय द नेम इट इज वेरी वेरी क्लियर कि एसआईपी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मुझे इस सेक्शन में उपलब्ध रहेगी। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक्टिव एसआईपी पे क्लिक करा, ये वाला जो सेक्शन है, इससे मेरे पास सारी एक्टिव एसआईपी का डेटा आ गया। अब मैं देखना चाहती हूँ कि अनीता भूरिया जो मेरे क्लाइंट है, उनकी एसआईपी कितनी एक्टिव है और कौन सी डेट को कट रही है। सो अनीता भूरिया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, 2000 रुपीज इन्वेस्ट कर रही है। 25 तारीख को ये एसआईपी कटती है, मैंडेट इनका अप्रूव्ड है, शुरू हुई थी ये 2019 में, राइट। और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अगर मैं इस एसआईपी को कैंसिल या पॉज करना चाहूँ तो वो ऑप्शन भी मेरे पास उपलब्ध है। पॉज के अंदर हम कुछ समय के लिए उसे पॉज करते हैं, जैसे 2 महीने, तीसरे महीने से वो स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो वो पीरियड हम डिसाइड कर सकते हैं। यूजुअली 1 महीने से लेके 6 महीने तक पॉज किया जा सकता है। कैंसिल एसआईपी का मतलब होता है कि वो उसकी जो फर्दर और किस्तें हैं, जो भी फर्दर इंस्टॉलमेंट है, वो स्टॉप हो जाएगी।
वैभव जी का क्वेश्चन है, निवेश के साथ एज एडवाइजर इन्वेस्टमेंट कराने के लिए कोई आई कार्ड मिलेगा ताकि क्लाइंट के पास जाएं तो दिखा सके कि हम निवेश से आए हैं? सर अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा कुछ ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड सजेशन। मैं इसे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके आपको कंफर्म करूंगी। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जब भी आप हमारे साथ रजिस्टर होते हैं सर, आपको एक हमारी तरफ से वेलकम ईमेल आता है। उसके अंदर आपका नाम, आपका डिस्ट्रीब्यूटर कोड और ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन रहती है। आपका रिलेशनशिप मैनेजर कौन रहेगा, हर एक इंफॉर्मेशन मेंशन रहती है। तो फॉर द टाइमिंग आप उसे दिखा सकते हैं। एंड फॉर दिस आई कार्ड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू सर। एक क्वेश्चन हमारे पास और आया है, डायरेक्ट ऐप क्लाइंट शुड स्टॉप देयर एसआईपी एंड बिगिन अ न्यू एसआईपी इन निवेश सो दे कांट कंटिन्यू देयर एसआईपी इन अदर अकाउंट। ऐसा नहीं है सर, वो अपने डायरेक्ट वाली एसआईपी को लाइव रखना चाहे रख सकते हैं, और निवेश के साथ अगर उन्हें फुल फ्लेजेड प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन करनी है उसके लिए आप देख सकते हैं, लाइक इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां म्यूचुअल फंड के साथ साथ आप क्लाइंट का अदर प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, और एक ही सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू क्लाइंट अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को देख सकता है, चाहे वो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में किया गया हो। तो वो डायरेक्ट में चलाना चाहे वहां पे भी चला सकते हैं, निवेश के साथ आप उनका एक न्यू इन्वेस्टमेंट और शुरू कर सकते हैं। धनंजय जी का सवाल है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम की वैलिडिटी 2022 अगस्त में खत्म होने वाला है, एज वैलिडिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है धनंजय जी। तो आप अपना सीपीई ट्रेनिंग प्रोग्राम बुक कर सकते हैं NISM के साथ। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, NISM पोर्टल पे जाना है, वहां पे लॉग इन करना है, वहां पे लेफ्ट साइड पे एनरोल फॉर सीपीई ट्रेनिंग करके आपके पास एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसमें आप ECPE क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। ये एक 4 घंटे का ट्रेनिंग होता है जिसमें आपने ट्रेनिंग अटेंड करा, उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाता है। सर्टिफिकेट आने के 3 से 4 दिन के बाद आप अपने ARN को रिन्यू करा सकते हैं। तो ARN रिन्यू करने के लिए एम्फी की वेबसाइट पर जाना पड़ता है। इस सेशन के बाद तमन्ना जी आपके साथ इस प्रोसेस को शेयर करवा देंगी आपके सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू। तो प्रोसेस ये है, सबसे पहले NISM पे जाके CPE ट्रेनिंग बुक करनी है, और इसके बाद जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो आप एम्फी की वेबसाइट पे जाके उसे रिन्यू करवा लीजिएगा। एप्लीकेशन पे वापस आते हैं। एप्लीकेशन के अंदर SIP डिटेल हम लोगों ने समझ लिया, SIP डिक्लाइन हमने समझा था, जहां पे आपके SIP जो भी क्लाइंट की डिक्लाइन हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, वो ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगला ऑप्शन है रिपोर्ट्स का। तो यहाँ से आप अपने क्लाइंट को रिपोर्ट डाउनलोड करके भेज सकते हैं। एक कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो रिपोर्ट निकालनी है, SIP डिक्लाइन रिपोर्ट निकालनी है, डिविडेंड रिपोर्ट निकालनी है। तो काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास उपलब्ध हैं जिन्हें आप यूज करके अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर की अब मैं बात करूंगी जो कि है कंटेंट सेक्शन। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो क्लाइंट को जोड़ने के लिए काफी सारे ट्रिक्स हम लोग अपनाते हैं, वर्ड ऑफ माउथ होता है, रेफरेंसेस होते हैं। तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करने के लिए कंटिन्यूसली आपको काफी सारे कंटेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो कंटेंट आपको इस कंटेंट सेक्शन के अंदर उपलब्ध रहेगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज कंटेंट है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल FD से बेटर देन प्रोडक्ट अगर आप देख रहे हैं, कोई प्रमोशनल कंटेंट देख रहे हैं, बर्थडे, एनिवर्सरी, रिटायरमेंट प्लानिंग या टैक्स सेविंग से रिलेटेड प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो इस तरीके का कंटेंट काफी सारी हैवी मात्रा में उपलब्ध है। ना बेस्ट पार्ट क्या है जो कि सिर्फ निवेश के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, वो है कि आप किसी भी क्रिएटिव पे क्लिक करते हैं तो उस पर आपका नंबर, ईमेल ID और आपका नाम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जाता है। इसके साथ साथ आपका इसके अंदर फोटो भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आपका एक अपना कंपनी के नाम पे ARN है, आप उसका लोगो भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। और इस ऑप्शन को आपने देखा कि आपने क्रिएटिव पे क्लिक करा, कंटेंट पे क्लिक करा, वो कस्टमाइज हो गया आपके डिटेल्स के साथ।
यहीं से आप इसे सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, राइट? तो आप किसी भी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को डिजिटल कंटेंट के थ्रू प्रमोट करेंगे, उतना ज्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, उतना ज्यादा क्लाइंट्स अवेयर होंगे कि आप इन प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं, या अगर मैं इस प्रोडक्ट में निवेश करती हूँ तो क्या फायदे हैं। तो वो मुझे कंटेंट सेक्शन में यहाँ पे मैं जितना कंटेंट शेयर करूंगी उतना मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है। तो इस फीचर को भरपूर यूज कीजिए, और काफी सारा कंटेंट हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। ये कंटेंट आपके साथ एक ब्रॉडकास्ट द्वारा भी शेयर किया जाता है, बट वो कस्टमाइज नहीं होता। ऐप के थ्रू अगर आप शेयर करते हैं तो कस्टमाइज कंटेंट आपको मिलेगा, तो इसे शेयर कीजिए। अगला फीचर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग के अंदर क्या है, आप अपना रेफरल लिंक जिसके साथ भी शेयर करेंगे और वो क्लाइंट इस लिंक पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करता है, तो वो आपका क्लाइंट बन जाएगा। तो जो हमने क्लाइंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझा था केवाईसी के साथ वाला, वो आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये सारा का सारा प्रोसेस क्लाइंट अपने आप कर सकता है। इससे क्या हुआ कि आपका जो 5 to 7 मिनट्स क्लाइंट को रजिस्टर करने में लग रहा था वो भी बच जाएगा, और क्लाइंट अपनी डिटेल्स खुद वेरीफाई करके फिल इन कर सकता है। अक्सर क्या होता है कि कोई थर्ड पर्सन भर रहा है तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, सो रेफरल लिंक आप शेयर कर सकते हैं क्लाइंट्स के साथ, और जो भी क्लाइंट इस लिंक के थ्रू निवेश को ज्वाइन करता है वो आपका क्लाइंट रहेगा। तो इसको भी आप मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है अपसेल का। तो अपसेल रिपोर्ट इज अ क्रॉस सेलिंग फीचर जो आपके पास उपलब्ध होता है। यहाँ से आप अंदाजा देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, तो मैंने देखा था निवेश के साथ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मेरे 32 क्लाइंट्स रजिस्टर्ड थे। इन 32 क्लाइंट्स में से अगर मैं अब देखना चाहती हूँ कि अब मैं क्या सेल करूँ, क्या इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं, तो इस रिपोर्ट से आपको आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक क्लाइंट है अंकित भूरिया, जिनकी एक 1500 रुपए की एसआईपी चल रही है। ये एक 23 वर्षीय इन्वेस्टर हैं जो मेरे थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं यहीं से देख सकती हूँ कि इनको ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, या इनका एसआईपी एक हैवी अमाउंट से और मैं कर सकती हूँ 1000 रुपए से मे बी, राइट? तो यहाँ से मैं वो अंदाजा लगा सकती हूँ। जैसे कि अगली क्लाइंट है सुप्रिया जी, 1 से 5 लाख के इनकम क्लब में वो मेरे साथ बिलोंग करती हैं, और इनका कोई एसआईपी नहीं चल रहा। तो अगला मेरा इनके साथ पिच क्या होगा कि क्यों ना आप हमारे साथ एक एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी चालू करें, राइट? तो इस दर से आपको ये आइडिया लगता है कि वो कितने टैक्स ब्रैकेट में फॉल इन कर रहे हैं, जिसके पोर्टफोलियो में जो उपलब्ध नहीं है आप उन्हें सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनिता भूरिया क्लाइंट है, उनके पास ईएलएसएस का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ से मुझे अंदाजा लगा और मैं उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बता सकती हूँ। या फिर सिंपली अपना ईएलएसएस का जो भी मेरा क्रिएटिव कंटेंट है वो इनके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करना शुरू कर सकती हूँ। सो ये हो गया हमारा अपसेल फीचर। नेक्स्ट ब्रोकरेज सेक्शन है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी आपको कमीशन आपने निवेश द्वारा अर्न किया मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप देख सकते हैं कि जून में कितना आया, जुलाई में कितना आया, जान में कितना आया, और व्यू पे आउट पे क्लिक करके एक्सेल डाउनलोड करके क्लाइंट वाइज इंफॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। इसके साथ कमीशन स्ट्रक्चर अलग है जिसमें हम आपको क्या कमीशन ऑफर कर रहे हैं वो देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं जो कि मैं क्विकली आंसर करूंगी। मैम आई इन्वेस्ट इन अदर एडवाइजर पोर्टफोलियो, विल आई गेट माय ट्रेल और नॉट? अजय जी आपका क्वेश्चन मैं ठीक से समझ नहीं पाई। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट निवेश के साथ चल रहा है उस पे आपको ट्रेल कमीशन मिलेगा सर। अगर वो किसी और डिस्ट्रीब्यूटर पे चल रहा है तो उस पर आपको कोई ट्रेल कमीशन नहीं मिलेगा सर। वैष्णव जी का है एसआईपी टॉपअप या अर्ली 10% इंक्रीज कैसे करें? वेरी गुड क्वेश्चन सर। आप इस अपसेल के फीचर का यूज कर सकते हैं, और जिस क्लाइंट के पास आपने देखा कि 8,000 रुपए की एसआईपी है या 1,500 रुपए की एसआईपी है, ऐसे आप एक्सेल में अपने पास पोर्टल से डाउनलोड करके देख सकते हैं, और इसी के थ्रू एडिशनल एसआईपी आप करवा सकते हैं। एसआईपी टॉपअप का फीचर करंटली ऐप पे अवेलेबल नहीं है, तो आप उसे एसआईपी डिटेल के थ्रू या अपसेल रिपोर्ट के थ्रू ट्रैक करके इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं सर।
क्विकली मैं आपको कुछ लास्ट फीचर्स दिखा देती हूँ एंड देन वील टेक अप और क्वेश्चंस आपके कुछ हैं. सो अगला ऑप्शन है सेटिंग्स का. तो सेटिंग्स में आप अपना कम्युनिकेशन मोड सेट कर सकते हैं कि जो हम आपको अलर्ट्स भेज रहे हैं वो आपको व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस द्वारा चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अलर्ट सेक्शन में तो आ रहा है, उसके एडिशनल आपको चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट द्वारा स्कैन करके ऐप में लॉग इन करना चाहते हैं या नहीं, वो ऑप्शन है. ये एप्लीकेशन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में उपलब्ध है, तो आप अपनी लैंग्वेज अपने प्रेफरेंस के अनुसार भर सकते हैं. कंटेंट के अंदर अगर आपको फोटो, जो हमने कंटेंट सेक्शन डिस्कस किया था जहाँ पे कस्टमाइज कंटेंट अवेलेबल रहता है, तो उसमें अगर आपको फोटो चाहिए यस या नो, वो आपकी चॉइस है, तो सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको फोटो चाहिए तो आप अपलोड भी कर सकते हैं उसे. इसके बाद अगला सेक्शन है क्वेरीज का. तो ये जो क्वेरीज है ना, यहाँ पे क्लाइंट्स आपको रेगुलर बेसिस पे रेज करते हैं, वो क्वेरीज हैं. एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पास चॉइस है कि मैं यहीं से रिमार्क डाल के सबमिट करके अपने क्लाइंट को कॉल करके इन्फॉर्म कर दूं, या फिर अगर ये क्वेरी मुझे लग रहा है कि मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगी, इसे निवेश को ही असाइन करना पड़ेगा, तो आप इसमें असाइन टू निवेश का बटन दबा के भी निवेश को असाइन कर सकते हो. आपके सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर उस क्वेरी पे काम करेंगे और आपको अपडेट करेंगे. उसके लिए आपको इस सेक्शन में एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो रिमार्क आएगा आपका इस सेक्शन में ही आएगा, तो आप उसको चेक करते रहें. आपके क्लाइंट्स भी भेज सकते हैं, आपका सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर भी भेज सकता है. भरत जी का क्वेश्चन है, डू वी गेट एसआई ब्रोकरेज ऑन सेल्फ लॉगिन एसआईपी? नो सर, एज पर दी एम्फी गाइडलाइंस, अगर मेरे नाम से ब्रोकर कोड है और अपने ही नाम से मैं एसआईपी करती हूँ, तो उसमें मुझे कमीशन एप्लीकेबल नहीं रहेगा सर. ठीक है. सो हम लोगों ने काफी सारे फीचर्स को डिस्कस किया है, जिसमें से कुछ हिडन फीचर्स भी थे, जैसे कि कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, नॉन निवेश पोलियो का फीचर, इसके अलावा आपका कमीशन कैसे चेक करना है, कंटेंट कैसे यूज करना है. सो आई होप ये सेशन आपने ठीक से समझ पाए हैं. आपके कोई भी डाउट्स हैं आप प्लीज चैट के थ्रू अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं. अजय जी, मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है. आई थिंक इसके रिगार्डिंग मेरे को ऑपरेशन से एक बार चेक करना पड़ेगा. सो आई थिंक जितना मैं समझ पा रही हूँ, आपका किसी और एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट चल रहा है, उस केस में आपको ट्रेल कमीशन यहाँ से मिलेगा या नहीं, इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो तमन्ना, प्लीज क्वेश्चन नोट कर लो एंड विल डेफिनेटली गेट बैक टू मिस्टर अजय जी ऑन दिस. श्योर मैम. So that's all with my session, and I'm happy to answer all the questions. शुक्रिया सुरुचि जी. अब मैं हमारे साथ जुड़े सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो अपने चैट बॉक्स के माध्यम में टाइप कर करके पूछ सकते हैं. भरत जी का सवाल है, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट मार्केटिंग मटेरियल? सो सर, मार्केटिंग मटेरियल हमारे एंड से डिस्पैच होना स्टार्ट हो गया है, एंड ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की रिक्वायरमेंट रेज की है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टैंडी या विजिटिंग कार्ड रिलेटेड रिक्वेस्ट है, तो उसमें प्रिंट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है सर. तो एक बारी मैं बैकएंड से चेक कर लूंगी आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कब तक एक्सपेक्टेड है सर. इट वेरीज फ्रॉम पार्टनर टू पार्टनर. जहाँ पे सिर्फ पैम्पलेट्स और एसआईपी कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है, वो तो हमारी तरफ से डिलीवर भी हो चुका है सर. जी, वैष्णव जी कह रहे हैं, वेरी नाइस एंड नॉलेजेबल सेशन. थैंक यू वैष्णव जी, इट रियली मीन्स अ लॉट. जी जी, वैष्णव जी का ये भी पूछना है कि विजिटिंग कार्ड चार्जेबल है क्या? सो विजिटिंग कार्ड के लिए अगर आप निवेश के साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ARN होल्डर है, तो उस केस में कोई चार्जेस नहीं है. और अगर आप हमारे साथ कोई अभी आपने बिजनेस लॉगिन नहीं किया है, तो उस केस के अंदर हम लोगों ने कुछ कॉन्टेस्ट लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर हम आपको ये कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. सो वैष्णव जी, आपका नाम हमने नोट कर लिया है, एंड योर सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर विल गेट इन टच विद यू, एंड वो आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे. इसकी ज्यादा जानकारी आपको वो दे पाएंगे सर. ये लॉगिन का जो कॉन्टेस्ट है, हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे वैष्णव जी. वेल, जैसा हम देख सकते हैं
आज के सवालों में बस इतना ही। शुक्रिया सुरुचि जी अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए और इस सेशन को इतना इंटरैक्टिव एंड वंडरफुल बनाने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमन्ना जी, एंड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आई एम श्योर इट वाज अ वर्थ अ सेशन बेसिकली, एंड 2 घंटे काफी लंबा समय हो जाता है, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड जॉइनिंग द सेशन टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन आया है विवेक जी की तरफ से, विल आई गेट रिकॉर्डेड सेशन? जी विवेक जी, इस सेशन के बाद हम आपको दोनों सेशन की यानी कि आज और कल हमारे लर्न एंड ग्रो के दोनों दिनों की रिकॉर्डिंग आपके साथ कल हम शेयर कर देंगे। धन्यवाद। अब मैं हमारे साथ जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस सेशन को इतना इंटरैक्टिव एंड सक्सेसफुल बनाने के लिए। धन्यवाद। आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।